नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, बाबा बागेश्वर जो कि अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा में चर्चा का विषय बने रहते हैं और हमेशा जब भी वो कोई विवादित बयान देते हैं तो सुर्खियों में आ जाते हैं। फिर चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, अखबारों की बात हो या फिर टीवी चैनल्स की बात हो, हर जगह बाबा बागेश्वर के विवादित बयान ही आपको सुनने में नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो अब बयान है उसका जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर नजर आ रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात सामने आती है तो बाबा बागेश्वर इसे देश को तोड़ने वाला कदम बताते हैं। देश में बंटवारे की बात को कहते हुए कहते हैं कि ये एक गलत फैसला होगा। वो जातिगत जनगणना को बिल्कुल नहीं मानते। एक और मुद्दा सामने आया, काफिरों की दुकानों से किसी तरह का कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि रमजान का त्योहार शुरू हो चुका है। ऐसे में भी बाबा बागेश्वर ने जिस तरह की तीखी टिप्पणी की है वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई है। हमारे साथ हरीश जी हैं। हम सबसे पहले जातिगत जनगणना को लेकर बातचीत करेंगे। देखिए हरीश जी, जातिगत जनगणना को लेकर बाबा बागेश्वर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना तो हम जाति जनगणना की बात करते हैं और ना हम चाहते हैं कि देश टूटे। आखिर ये संदेश वो किसको देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर ने वक्ता सीधे स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बोला कि जाति आधारित जनगणना देश तोड़ने वाला कदम होगा। अब आप देखिए, जाति आधारित जनगणना की बात कौन लोग करते हैं? सबसे पहले राहुल गांधी करते हैं। वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर मंच पर हर रैली में कहते नजर आए। अखिलेश यादव वो बात करते हैं और ये तमाम इंडिया गठबंधन से जुड़े कुछ और नेता भी हैं जो ये बात करते हैं, लेकिन प्रमुखता से राहुल गांधी ही उठाते हैं। हाँ। बीजेपी हमेशा कहती रही कि जाति आधारित जनगणना जो है वो एक परफेक्टली सही कदम नहीं हो सकता। और ये जानना भी ज़रूरी है कि 2011 में जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब जनगणना जो हुई थी उसमें जातियों के आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन उन आंकड़ों को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। खुद यूपीए सरकार ने भी वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे। ठीक है। अब बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने वही बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि ये होगा तो समझिए कि समाज में किस तरीके का एक रोष पैदा होगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई 10 नौकरियां किसी विभाग में निकलती हैं। अब ये कैसे तय किया जाएगा कि उन 10 में से किसको कौन सी नौकरी दी जाए? जो राहुल गांधी फॉर्मूला देते हैं वो उस फॉर्मूले को कैसे फिट करेंगे उसके अंदर? देश में जातियां तो जो हैं मानकर चलिए कि 500 तो होंगी ही या उससे ज़्यादा होंगी। उन 500 नौकरियों को 400 वैकेंसीज में कैसे भरेंगे? ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला पहले तो यही गलत साबित हो जाता है। दूसरा, जब जाति की बात होगी तो धर्म की भी बात होगी। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि जो आप एक जाति या एक धर्म में जातियां खोज लेंगे और दूसरे धर्म को बिल्कुल छोड़ देंगे। तो फिर क्या होगा? फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब बंटवारा जो है वो शुरू होने की कोशिश होगी। उनके जो नेता हैं वो अपनी बातों को उठाना शुरू करेंगे। तो इसलिए बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा कि भैया, ना तो हम बात करते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो, वो तो अपने हर मंच से सनातन एकता की बात करते हैं। बोलते हैं कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ। वो बोलते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। वही उन्होंने फिर से दोहराया है। बिल्कुल। तो यानी कि उन पार्टियों पर, उन नेताओं पर उन्होंने साफ तौर पर एक तीखी टिप्पणी करने का काम किया है कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं आप करिए, लेकिन फिलहाल ये जो देश को बांटने वाला कदम है इसमें बाबा बागेश्वर साथ नहीं है। और बाबा बागेश्वर साथ नहीं है तो प्रधानमंत्री साथ नहीं है, क्योंकि बड़े भाई जो हैं। अब अगर बात काफिरों को लेकर कर लें तो जिस तरह का बयान सोशल मीडिया पर चल रहा है कि काफिरों की दुकान से किसी तरह का कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा, इस पर बाबा बागेश्वर ने जिस तरह की टिप्पणी की है, क्या लगता है आपको सही है? वो जो बातें उन्होंने कही वो ठीक है? देखिए, बाबा बागेश्वर ने तो इसमें कुछ कहा ही नहीं। सोशल मीडिया पर यह मैसेज भेजा जा रहा है कि रमजान चल रहा है, काफिरों की दुकान से सामान ना खरीदें। वहां काफिर किसको कहा गया? ये सभी जानते हैं। सनातन के जो लोग हैं, जो सनातन को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उन्हें कहा गया, उन्हें काफिर बताया गया। कहा गया रमजान में उनकी दुकान से सामान ना खरीदें। तो बाबा बागेश्वर ने तो सिर्फ इतना कहा कि त्योहार तो सनातनियों के भी आते हैं। ठीक है,
तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके का आप बर्ताव करेंगे फिर अपेक्षा रखिएगा कि उसी तरीके का बर्ताव आपके साथ भी होगा, व्यवहार आपके साथ भी होगा। उन्होंने कोई विवाद नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ आंसर किया है कि, और उन्होंने ये भी दोहराया है कि सभी को मिलजुल कर एकजुट रहना चाहिए, ये इस तरीके की तोड़ने की बातें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए हमारे साथ जो है निवेदिता भी जुड़ रही हैं। निवेदिता को मैं अपने साथ जोड़ता हूँ। निवेदिता, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि बाबा बागेश्वर का जाति जनगणना पर बयान देना, वो भी बिहार जाने से ठीक पहले, 6 तारीख को गोपालगंज में उनकी कथा शुरू हो रही है। आरजेडी जो वहाँ है, कांग्रेस वहाँ जो गठबंधन में है, आरजेडी और कांग्रेस, क्या जाति आधारित जनगणना का बयान बाबा बागेश्वर ने सीधा मैसेज इंडिया गठबंधन के लिए दिया है? जी बिल्कुल दिया है, क्योंकि ये मुद्दा भी बार बार तो उन्हीं की तरफ से उठाया जाता है। बाकी अगर आप बीजेपी भाजपा की बात करें तो अभी तक किसी ने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है, ऐसा कुछ प्रस्ताव सामने नहीं रखा है। तो कहीं ना कहीं ये उनको ही मैसेज कन्वे करना था बागेश्वर बाबा को, और ये चीज़ बिल्कुल उनका कहना जायज़ है कि ये सही नहीं है। क्यों करना है? हमारा देश एक बार अगर आज़ादी पा चुका है, हम आज़ाद हो चुके हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई, अब बार बार एक दूसरे को बांटने की बातें, ज़रूरत क्या है उन चीज़ों की? और अगर ऐसा होगा तो फिर कहाँ से हमारा देश एक कहलाएगा? फिर भारत कहाँ से हुआ? फिर तो सब धर्म वाले अपना अपना कुछ नाम दे देंगे। तो आप ये कह रही हैं कि बाबा बागेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो ठीक कहा है, जाति आधारित जनगणना जो, मतलब बाबा बागेश्वर अपना स्टैंड जो है उनका वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ। निवेदिता, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। बाबा बागेश्वर का हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे बाबा बागेश्वर पर, जब उनके बिहार जाने की हम यही बात कर रहे थे कि वो बिहार जाएंगे तो फिर सनातनी एकता की बात करेंगे। उन्होंने वही बात की है कि सभी को एकजुट रहना चाहिए, जातियों में नहीं बंटना चाहिए, उन्होंने ये मैसेज दिया। तो आप क्या समझते हैं कि बाबा बागेश्वर का बिहार चुनाव, हम जानते हैं नवंबर में बिहार चुनाव है, उससे पहले बाबा बागेश्वर का बिहार जाना, वहाँ कथा करना, सनातनी एकता की बात उन्होंने कथा से पहले ही शुरू कर दी है, तो ये किस तरीके का, क्या बिहार की राजनीति में इससे क्या बदलाव आने की उम्मीद है? देखिए, बिहार में क्या बदलाव आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमने हमेशा देखा है जब जब जिस जिस राज्य में चुनाव हुए हैं वहां पर बाबा बागेश्वर नजर आए हैं। बाबा बागेश्वर की बातों का लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो जो बाबा बागेश्वर कहते हैं जनता कहीं ना कहीं उसे अपने दिल से लगा कर रखती है, क्योंकि वो सनातनी एकता की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, हमेशा एकजुट रहने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में ये जो एकता की बात है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है, और इसका असर लोगों पर पड़ता नजर आएगा, और एकजुट होकर कहीं ना कहीं जनता ठीक तरह से अपना मन बनाकर सही जगह पर शायद वोट करने के लिए आसानी से अपना मन बना पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वक्ता, आप जो कह रही हैं कि जनता उनकी बात समझेगी और वोट करने की बात करेगी, मैं निवेदिता के पास फिर चलता हूँ। निवेदिता, हमने अक्सर देखा है कि बिहार में जो वोटर है वो जातियों के बेसिस पर वोट डालता रहा है। तो क्या बाबा बागेश्वर जो हैं उनकी सनातन एकता की बात करने से इस बार जो बिहार का वोटर है वो जातियों के बंधन को तोड़कर एकजुटता के लिए वोट करेगा क्या? देखिए, मेरे ख्याल से तो असर कुछ तो पड़ना चाहिए। बाकी जो नतीजे होंगे वो तो हम रिज़ल्ट आने के बाद ही देख पाएंगे कि लोगों में इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या नहीं पड़ा। पर आपने जैसा ही कहा, ये बिहार में बहुत होती हैं ये सारी चीज़ें। जब भी चुनाव आता है तो लोग अपने जातिवाद, अरे काम देखो उसने क्या किया क्या नहीं किया, क्या रखा है जातिवाद में। तो ये चीज़ें बिहार में बहुत इस चीज़ की दिक्कत है। और ये कई, मतलब हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि कोई भी अपने काम के दम पे जीत ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके जाति के वोटर्स ज़्यादा हैं, तो संभव है कि वही जीतेगा। उम्मीद करती हूँ कि इस बार बिहार की जनता पूरी सूझबूझ के साथ ही अपना चुनाव करे, जातिवाद पे ना जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अभी तक अपना बिहार का जो हाल है वो देखकर और तब नतीजे निकालिए, कुछ नहीं रखा है इसमें। बिल्कुल। देखिए, तो ये जातियों की जो बात है जो बाबा बागेश्वर ने बिहार दौरे से पहले शुरू किया, इसके चुनावी मायने भी हैं जिस पर हमने बात करने की कुछ कोशिश की है। वक्ता, मैं एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। बाबा बागेश्वर पिछले दिनों में वहाँ प्रधानमंत्री गए बागेश्वर धाम में, फिर वहाँ राष्ट्रपति जाती हैं। अब बाबा बागेश्वर जो है बिहार जा रहे हैं, उनका शायद 2 जिलों में कथा का जो है कार्यक्रम है। तो बाबा बागेश्वर का ये दौरा
इस दौरे पर जो वोटर्स हैं बिहार के, उनको क्या मैसेज जाएगा? और क्या वोटर्स जो है, जैसा निवेदिता बता रही थी, क्या वोटर्स का मन इस बार बदलेगा क्या? हाँ, लग रहा है कि इस बार उनका मन बदल सकता है, क्योंकि बाबा बागेश्वर इसमें बहुत माहिर हैं। जो कहते हैं उस पर लोगों को विश्वास दिलाकर छोड़ते हैं। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर देखिए, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो या फिर काफिरों की बात पर समझाने वाली बात हो, किस तरह से उन्होंने मैसेज डिलीवर किया, किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर की बातों से लोगों को पर गहरा प्रभाव तो पड़ता ही है। और हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि हम इतने वक्त से देखते आ रहे हैं, तमाम पार्टियां आई, तमाम पार्टियां चली गई, आरजेडीयू, जेडीयू और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश हमेशा से करती आई हैं बिहार में। लेकिन देखिए हरीश जी, वहां पर किसी भी तरीके का कोई विकास नजर नहीं आया है। पार्टियां तो बहुत नजर आई, नेता भी बहुत बड़े बड़े नजर आए, तेजस्वी से लेकर तमाम लालू प्रसाद यादव तक के नेता नजर आए, लेकिन काम किसी ने भी नहीं किया। अगर शायद बिहार में उतना काम किया होता तो आज विकास और जो पुल ढहे हुए हमको जगह जगह पर दिख जाते हैं, वो शायद हालात आज हमें नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर के पहुंचने से हालात बदल सकते हैं। तो बाबा बागेश्वर पर उनके बिहार दौरे पर जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। तब तक आप न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ बने रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए।